Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. स्टार्ट करते हैं. लास्ट लेक्चर में आइडियल फर्मी गैस डिस्कस कर रहे थे. आइडियल फर्मी गैस के लिए t इक्वल टू 0 पे सम रिजल्ट्स कैलकुलेट हो गए थे, प्रॉब्लम डिस्कस हो गए. आइडियल फर्मी गैस के लिए थोड़ा हिंट करते हैं वीकली डिजेनरेट केस का. वीकली डिजेनरेट, तो वीकली डिजेनरेट के लिए आपको कंडीशन बताया था n लैम्डा क्यूब इनफाइनाइट नहीं होगा बट लार्ज होगा. इट मींस की वैल्यू नॉन जीरो लेंगे. तो की वैल्यू नॉन जीरो लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू 1 बाई एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन माइनस म्यू बाई केबीटी प्लस 1 और 1 बाई एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन माइनस ईएफ बाई केबीटी प्लस 1. ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू. डेंसिटी ऑफ स्टेट, डायमेंशन और एनर्जी मोमेंटम रिलेशन के करस्पॉन्डिंग प्लेस करेंगे. अगर आप नॉन रिड्यूसिव केस ले रहे हैं और डायमेंशन 3 ले रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ स्टेट आपको लास्ट लेक्चर में यूज किया था 2 पाई बी जी एस ट्वाइस एम पावर 3/2 बाई एच क्यूब एप्सिलॉन पावर हाफ. अगर आप यहाँ से नंबर ऑफ फर्मियंस फाइंड करेंगे तो 2 पाई बी जी एस ट्वाइस एम पावर 3/2 बाई एच क्यूब ये कांस्टेंट फैक्टर्स हैं. 0 to infinite integration epsilon power half divided by exponential epsilon minus EF by KBT plus 1 d epsilon. जो आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्रेशन डिस्कस किया था उसमें g epsilon और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू प्लेस किया है. ये आप रिकॉल करें. ये किसी भी सिस्टम के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स करेक्ट होंगे f epsilon g epsilon d epsilon, चाहे फर्मियन केस हो चाहे बोलियन केस हो. एनर्जी के लिए 0 to infinite epsilon f epsilon g epsilon d epsilon. तो यहाँ पे नंबर ऑफ फर्मियंस फाइंड हो जाएंगे. ऐसे ही अगर आप एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन सिंपलीफाई करेंगे तो 2 पाई वी जी एस ट्वाइस एम पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एच क्यूब इंटीग्रेशन 0 to infinite एप्सिलॉन पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस ई एफ बाई केबीटी प्लस 1 डी एप्सिलॉन. जो t इक्वल टू 0 पे ये इंटीग्रेशन फॉर्म थे उनसे अगर आप ये कंपेयर करें तो ये टर्म एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है. डिनोमिनेटर में ये टर्म एक्स्ट्रा है. तो ये इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व कर लें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको पता चल जाएंगे. प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन आप यूज करके प्रेशर का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं. थर्मोडायनामिक रिजल्ट्स, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज का टेंपरेचर डिपेंडेंसी आप यहां से कंफर्म कर सकते हैं. और इसको सॉल्व करने के लिए आप एक ये रिजल्ट यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए. इंटीग्रेशन 0 to infinite कोई फंक्शन आप ले रहे हैं, ये मैंने फाई ले लिया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए नोटेशन है. फंक्शन अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल ये y का फंक्शन है एक्सपोनेंशियल माइनस y माइनस कोई कांस्टेंट अगर आप ले रहे हैं y0 प्लस 1 dy. ये फॉर्म को अगर आप कंपेयर करें दीस टू इंटीग्रेशंस में लिमिट 0 to infinite है, यहाँ पे भी 0 to infinite लिमिट है. और ये टर्म को आप कंपेयर करें ये केबीटी एक्सपोनेंट में ये फॉर्म बन रहा है प्लस 1 है. तो ये इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 to y0 कांस्टेंट वैल्यू तक इंटीग्रल ऑफ फंक्शन y dy जो आप इजीली इंटीग्रल कर सकते हैं. ये फंक्शन आप कंसीडर करेंगे प्लस पाई स्क्वायर बाई 6 ये सीरीज बनेगा इनफाइनाइट सीरीज dy d by dy of function phi but at y equal to y0 plus 7 pi power 4 by 360 d cube phi by d by cube at y equal to y0 लाइक सीरीज बनेगा. तो ये जो रिजल्ट्स होंगे यहाँ पे अब यहाँ पे सिंगल टर्म ना होके एक सीरीज बनेगा और दी सीरीज से टेम्परेचर में एक सिंगल डिपेंडेंसी ना होके कहीं पे t पावर 1 होगा तो नेक्स्ट टाइम t पावर 3 t पावर 5 लाइक दिस वेरिएशन बनेंगे या t स्क्वायर t पावर 4 लाइक दिस वेरिएशंस बने. तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पे जब ये नंबर ऑफ पार्टिकल का रिजल्ट फाइंड करेंगे तो ये इंटीग्रेशन में फर्मी एनर्जी टर्म का पार्ट बनेगा और उसको सिंपलीफाई करेंगे तो केमिकल पोटेंशियल या फर्मी एनर्जी का टेंपरेचर वेरिएशन जो आप सॉलिड स्टेट में भी पढ़ते हैं वो डिपेंडेंसीज आप चेक कर सकते हैं. तो मैं ऐसा जी इंटीग्रल सॉल्व नहीं करा जस्ट ये रिलेट करने के लिए कि समटाइम डिपेंडेंसीज का आपको आइडिया होना चाहिए वीकली डिजेनरेट और कंप्लीटली डिजेनरेट केस में क्या डिफरेंसेस हैं. कंप्लीटली डिजेनरेट के लिए सिंगल टर्म था टेंपरेचर से इक्वल टू 0 पे इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स आपने फाइंड किए और वीकली डिजेनरेट में टेंपरेचर डिपेंडेंसीज के लिए सीरीज बनेगी. जैसे ही आप यहाँ पे इंटीग्रेशंस को थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो केमिकल पोटेंशियल का टेंपरेचर डिपेंडेंसी या फर्मी एनर्जी का टेंपरेचर डिपेंडेंसी इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल एट इक्वल टू 0 1 minus pi square by 12 kbt by mu naught whole square लाइक दिस आपको सीरीज बनेगा. केमिकल पोटेंशियल आप फर्मी एनर्जी से रिलेट करते हैं. ये सिमिलर रिलेशंस सिमिलर रिजल्ट्स आप सॉलिड स्टेट में टेंपरेचर डिपेंडेंसी के लिए यूज किए होंगे.
फर्मी लेवल की एनर्जी की है। कैसे टेम्परेचर चेंज करने से फर्मी लेवल शिफ्ट होगा, फर्मी एनर्जी चेंज होगी, वही वेरिएशन आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करके होगा। अगर एनर्जी वाले रिजल्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको U बाई एन, यू को इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 0 पे आप ये रिलेशन को चेक करेंगे। जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई नॉट नोटेशन था, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की नोटेशन एनर्जी का यू नॉट कर लिया 3/5 एन ई एफ, ये टी इक्वल टू 0 के लिए रिलेशन वैलिड था। अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चेक करेंगे तो टी इक्वल टू 0 के टर्म्स में रिजल्ट बनेगा 1 + 5 पाई स्क्वायर बाई 12 APT बाई EF0 होल स्क्वायर। ऐसे ही आपको ये सीरीज बनेगा। अब इसी से प्रेशर फाइंड करेंगे तो प्रेशर नॉन लिटिव केस के लिए 2/3 UIB, ये U वैल्यू प्लेस करेंगे तो 2/5 NYV EF0 1 + 5 पाई स्क्वायर बाई 12 APT बाई EF0 होल स्क्वायर। तो ये भी आपको आइडिया रहेगा कि कैसे क्लासिकल आइडियल गैस से रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी को चेक करें तो सिंगल टर्म था, यहाँ पे ये सीरीज बनेगा। अब अगर आपको एनर्जी का रिजल्ट पता है तो यहाँ से आप CV का वेरिएशन फाइंड कर सकते हैं del U बाई del T से। जैसे ही आप डिफरेंशियल करेंगे तो बाकी फैक्टर्स को मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया, ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंसी, इस टर्म का डिफरेंशियल 0 बनेगा। और ये जो फर्स्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म T स्क्वायर है तो मोर कंडीशन इसी टर्म का बनेगा, बाकी टर्म डिक्रीज होते चले जाएंगे। तो डोमिनेंट डिपेंडेंसी यहाँ पे T⁻1 पे बनेगा, ये आप आपसे कंपेयर कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट आपने फाइंड कर लिया, एंट्रोपी का वेरिएशन जो आप माइनस del A बाई del T से फाइंड करते हैं। फिर से आप डिपेंडेंसी चेक करेंगे तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी, स्पेसिफिक हीट और एंट्रोपी का सेम डिपेंडेंसी रहता है, ओनली ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई वाले फैक्टर्स चेंज होता है। तो सम टाइम आपको ये वेरिएशन पूछ सकता है, डिपेंडेंसी पूछ सकता है। रिकॉल करें जब आप सॉलिड स्टेट में किसी क्रिस्टल के लिए आप स्पेसिफिक हीट का डिपेंडेंसी पढ़े होंगे इन लो टेम्परेचर लिमिट, अगर T स्मॉल है तो हाई ऑर्डर टर्म को नेगलेक्ट कर दिया सीरीज से, तब ये डोमिनेंट टर्म बनेगा T⁻1 पे डिपेंडेंट। बाकी अगर और भी टर्म लेंगे तो यहाँ पे डिपेंडेंसी में मोर टेम्परेचर डिपेंडेंसी आएंगी। रिकॉल करें आप क्रिस्टल के लिए इन लो टेम्परेचर लिमिट CV फॉर क्रिस्टल आप ये फॉर्म पढ़े होंगे, कोई कांस्टेंट फैक्टर अल्फा T प्लस बीटा T क्यूब। तो क्रिस्टल में टू टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट ड्यू टू लैटिस और लैटिस वाइब्रेशन, जिसमें आप डिवाइड थ्योरी यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट इलेक्ट्रॉन फर्मियन है, तो उसका डिपेंडेंसी लो टेम्परेचर लिमिट में आपको इसी पार्ट से कंफर्म होता है। तो ये फॉर्म आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं तो इसका आइडिया होना चाहिए कि कैसे ये टू टर्म्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं लो टेम्परेचर लिमिट के लिए। लो टेम्परेचर लिमिट में जब डिवाइड थ्योरी को आप ये एजम्पशन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे डिपेंडेंसी 3 डायमेंशन में T क्यूब बनता है। तो बाकी डिपेंडेंसीज आपको ये एक्सप्रेशंस मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेरिएशन क्या है, ठीक है, इसको जस्ट रिलेट करने के लिए आपको मैंने ये किया है कि वीकली डिजेनरेट और कंप्लीटली डिजेनरेट की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंसेस हैं। कब आप कंप्लीटली डिजेनरेट केस कंसीडर करेंगे, कब आप वीकली डिजेनरेट केस कंसीडर करेंगे। शायद ये वेरिएशन कहीं यूज किया होगा या ये पार्ट कहीं यूज हो रहा होगा, इसलिए प्रॉब्लम ट्राई करेंगे तो दैट टाइम पे आपको ये डिपेंडेंसी रिकॉल होनी है। एक नंबर 55 पे फर्स्ट प्रॉब्लम, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस इन 3 डायमेंशन एट अ वेरी लो टेम्परेचर वेरीज एज। आइडियल फर्मी गैस के लिए स्पेसिफिक हीट प्रोपोर्शनल टू T है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस स्लाइड शो कर दीजिए। ओके सर। तो डिस्कस करते हैं आइडियल बोस गैस। Consider a gas of capital N, non-interacting bosons filled in a container of volume V at absolute temperature कैपिटल T। तो यहाँ पे आइडियल बोस गैस में 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप पढ़ते हैं, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन,
बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये टू डिफरेंट एग्जांपल्स आइडियल बोस गैस के लिए पढ़ते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बेसिक डेफिनेशंस ये आपको रिक्वायरमेंट होगी, फिर उसके थर्मल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कुछ पार्ट क्वांटम मैकेनिक्स में, जब ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं दैट टाइम पे भी सम बुक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन से स्टार्ट होता है। दैट टाइम पे थोड़ा हिंट भी किया होगा, और ये आपको बोला होगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी a body that absorbs all radiation incident on it and emits at higher temperature. जितना रेडिएशन इंसिडेंट होगा वो कंप्लीट रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करेगा, देन बॉडी इज कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी। और जब आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन के सम लॉज डिफाइन करते हैं तो मोस्टली पहले आप परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए डिफाइन करते हैं, फिर किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए आप उसको मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे सम डेफिनेशंस आपको रिक्वायर्ड होंगी। इमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, इमिसिविटी, ल्यूमिनोसिटी, दीस टर्म्स। तो इनका बेसिक डेफिनेशन अगर आपको पहले क्लियर रहेगा तो प्रॉब्लम के टाइम पर करेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। इमिसिव पावर को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक पॉइंट और आपको मैं सजेस्ट कर दूं, वर्ड तो यहाँ पे पावर यूज किया है बट एक्चुअली में ये पावर ना होकर पावर फ्लक्स है। इंटेंसिटी आप ये डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन आप नोट करेंगे। द एनर्जी इमिटेड और रेडिएटेड बॉडी आप यूज कर सकते हैं। द एनर्जी इमिटेड और रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। For a body is called emissive power of that body. अगर आप टू डिफरेंट बॉडीज को आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो सेम टेम्परेचर पे आप एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फाइंड करेंगे, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कौन परफेक्ट ब्लैक बॉडी को अप्रोच करता है। क्योंकि डिफरेंट बॉडीज के लिए एरिया डिफरेंट हो सकता है, और एक ही पर्टिकुलर बॉडी के लिए अगर आप एनर्जी फाइंड करेंगे तो डिफरेंट टाइम के लिए कंडीशन डिफरेंट आपको ऑब्जर्व हो सकता है। तो ये कंपेरिजन करने के लिए यहाँ पे जब रिजल्ट फाइंड करेंगे तो पर यूनिट एरिया पर टाइम फाइंड करता है। इसका यूनिट अगर आप फाइंड करें, यूनिट एनर्जी के लिए जूल, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर और सेकेंड टाइम के लिए तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये इमिसिव पावर के लिए यूनिट बनेगा। और इसी को आप वाट पर मीटर स्क्वायर भी नोट कर सकते हैं। इसी में एक वर्ड आएगा मोनोक्रोमेटिक और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का। मोनोक्रोमेटिक और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, तो मोनोक्रोमेटिक वर्ड का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का आप यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हैं। यहाँ पे वेवलेंथ का रेफरेंस नहीं है, बट जब आप स्पेक्ट्रल वर्ड यूज करेंगे, स्पेक्ट्रल मोनोक्रोमेटिक वर्ड यूज करेंगे तो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेफरेंस लेंगे। स्पेक्ट्रल और मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ई लैम्डा से। बोथ डेफिनेशन में एक माइनर चेंज है, यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन आप चेक करें स्मॉल ई है और यहाँ पे ई लैम्डा है स्पेक्ट्रल वर्ड से। और इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेफरेंस आ जाएगा, यूनिट में वेवलेंथ पार्ट से माइनर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप नोट करेंगे स्पेक्ट्रल और मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर के लिए द एनर्जी इमिटेड और रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ lambda at a particular temperature, capital T of a body is called spectral emissive power of that body. तो डिफरेंट लॉज जब आप स्टडी करेंगे रिगार्डिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो आप ये नोटेशन ई लैम्डा और स्मॉल ई डी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए डेफिनेशन पहले ही आपको ये नोट करा रहा हूं। नेक्स्ट आप नोट करेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर। इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एब्जॉर्प्टिव पावर इज द रेशियो ऑफ एनर्जी
एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम to energy incident per unit time on a body is called absorptive power of that body. ये जो पावर है एब्जॉर्प्टिव पावर, ये सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज का रेशियो है, एनर्जी का रेशियो है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी इंसिडेंट पर टाइम, तो ये यूनिट लेस बनेगा. स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, स्पेक्ट्रल वर्ड से आपको ये हिंट रहेगा कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को आप रेफरेंस कंसीडर कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वर्ड और आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है. द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम टू एनर्जी इंसिडेंट per unit time at a particular wavelength. Lambda. Is called spectral absorptive power. इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करें. अगर इसी डेफिनेशन को परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए कंपेयर करें, रेशियो फाइंड करें आप एनर्जी एब्जॉर्ब टू एनर्जी इंसिडेंट का, तो आपको परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मैंने डेफिनेशन बताया है कि बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन. तो ऑल अमाउंट इंसिडेंट एनर्जी का ऑल अमाउंट अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ये रेशियो जब आप फाइंड करेंगे तो 1 हो जाएगा. परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर 1 रहेगा. नेक्स्ट आप नोट करेंगे इमिसिविटी. तो एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करें. इमिसिविटी इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी. At a particular temperature. तो एप्सिलॉन इमिसिव पावर स्मॉल ई था, और अगर कैपिटल ई ले रहे हैं इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो ये डेफिनेशन इमिसिविटी के लिए बनी. और इमिसिविटी की वैल्यू परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए भी बनाया, तो ये सेम पार्ट का रेशियो बन जाएगा. किसी अनदर बॉडी के लिए अदर देन परफेक्ट ब्लैक बॉडी एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी वो 0 to 1 के बीच लाई करेगी. नेक्स्ट डेफिनेशन आप नोट करेंगे ल्यूमिनोसिटी का. बैक साइड से बोलना सर. थैंक यू सर. luminosity, the total energy emitted per unit time by a body is called luminosity of that body. तो इसका यूनिट वाट बनेगा एनर्जी पर टाइम के लिए. देखो कई बार एक वर्ड होता है ब्राइटनेस और ल्यूमिनोसिटी, दोनों सेम नहीं है, दोनों माइनर चेंज होता है. माइनर चेंज क्या है कि जहां से हम ऑब्जर्वर कर रहा है ब्राइटनेस वहां पे कंफर्म होगा आपको, जबकि ल्यूमिनोसिटी है, ल्यूमिनोसिटी जो रेडिएटिंग सरफेस है उसके लिए एनर्जी पर टाइम पार्ट है.
तो जहाँ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है तो हो सकता है कहीं पे मीडियम किसी एनर्जी किसी रेडिएशन पार्ट को एब्जॉर्ब कर ले, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे ब्राइटनेस डिपेंड करेगा, उसमें लुमिनिसिटी भी फैक्टर है और इसके अलावा भी सम फैक्टर्स होंगे। तो दोनों वर्ड सेम नहीं है, कभी ब्राइटनेस को आप लुमिनिसिटी कंसीडर करें। सोलर कांस्टेंट, इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं सोलर कांस्टेंट। डेफिनेशन नोट करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, in the absence of atmosphere, the energy or incident energy of sun rays, yeah, you got not correct, the energy of sun rays, the energy of sun rays per unit time, sometime इस टाइम का यूनिट यहाँ पे स्पेसिफाई रहता है मिनट। इंसिडेंट परपेंडिकुलर, इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, इंसिडेंट ऑन ए सरफेस सरफेस परपेंडिकुलर सरफेस। इस डेफिनेशन में आपको आइडिया होना चाहिए, सन आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, इसका रेडिएशन ऑल डायरेक्शन में एमिट होगा। अब इस सन से ये यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस डिस्टेंस तक का एवरेज डिस्टेंस फाइंड करके यहाँ पे परपेंडिकुलर सरफेस पे इंसिडेंट एनर्जी से ये रिलेटेड है सोलर कांस्टेंट, जिसको डेफिनेशन में इंक्लूड कर रहा है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए यहाँ पे कि एनर्जी ऑफ सन रेज पर यूनिट टाइम इंसिडेंट ऑन ए परपेंडिकुलर surface placed at average distance of earth from sun is called solar constant। पर यूनिट एरिया भी आप नोट करेंगे, इंटरेस्ट हो गया है। इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, द एनर्जी ऑफ सन रेज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंसिडेंट ऑन ए परपेंडिकुलर सरफेस प्लेस्ड एट एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू 1.937 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, और इसी को आप एमके यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो नियरली 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। सोलर कांस्टेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम वाली यूनिट से रिलेटेड है, जो आप यहाँ पे मैंने हिट कर दिया। समटाइम्स सोलर कांस्टेंट का आपको न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करा सकता है सम डेटा गिवन होके, या कई बार सोलर के सन के सरफेस का टेम्परेचर का आइडिया ले लेता है। तो ये पार्ट को फाइंड करने के लिए ये जो डायग्राम है इसको रेफरेंस लेना है। अगर ये सन से अर्थ तक का जो एवरेज डिस्टेंस है, जो मैंने यहाँ पे ये अर्थ यहाँ पे कंसीडर किया, और ये सन को थोड़ा यहाँ पे इसका साइज चेंज कर दिया। सन का रेडियस स्मॉल आर ले रहे हैं, और इस सन के सेंटर से लेके अर्थ का जो एवरेज डिस्टेंस है वो कैपिटल आर ले रहे हैं। एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। तो ये सोलर कांस्टेंट का टेम्परेचर से रिलेशन फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे एक आगे स्टीफन्स लॉ पढ़ते हैं, जो भी मैं नोट भी कराऊंगा, थोड़ा आइडिया होगा तो यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक साथ नोट हो जाएगा ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो ये आगे फिर कहीं डिस्कस करना पड़ता है। सभी को स्टीफन्स लॉ का आइडिया होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। आप ये पढ़ते हैं इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। अगर ये सभी को रिकॉल हुआ तो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, करेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मैं स्टेटमेंट नोट करा रहा हूँ। द एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाई सन, रेडिएटिंग सरफेस इमिटिंग सरफेस सन है, तो सन से जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम इमिट होगा वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, और सन को यहाँ पे एज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी कंसीडर करना है। तो ये स्टीफन्स लॉ पढ़ते हैं, सिग्मा टी पावर 4 इक्वल आएगा। अब यहाँ से अगर हमें एनर्जी पर टाइम फाइंड करना हो तो हमें एरिया मल्टीप्लाई आपको करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। देखो स्लाइड के लिए थोड़ा पेशेंस रखा करें। द एनर्जी इमिटेड
पर यूनिट टाइम, सन से एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना इमिट होगा वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के लिए, अगर आप यहाँ पे सन के सरफेस का एरिया मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी पर यूनिट टाइम आपको यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। और सन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे सन का रेडियस दिया है, स्फेरिकल सरफेस है, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सन के लिए आपको एनर्जी पर यूनिट टाइम फाइंड होगा 4 पाई r स्क्वायर। दिस सम रिप्रेजेंट एनर्जी पर यूनिट टाइम। द एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, जो यहाँ पे स्टेटमेंट में डेफिनेशन में जो परपेंडिकुलर सरफेस का रेफरेंस है, इस सरफेस पे पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी इंसिडेंट होगा वो कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे कंपेयर करें। ये एवरेज डिस्टेंस के इक्विवेलेंट आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर सरफेस कंसीडर करेंगे, इस पे पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी इंसिडेंट होगा वो सोलर कांस्टेंट है। बट इस सरफेस पे फाइंड करने के लिए, यूनिट सरफेस पे फाइंड करने के लिए इस सन से एनर्जी ऑल डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली रेडिएट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट भी यूनिफॉर्मली होगा ऑल डायरेक्शन में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इस r रेडियस के स्फीयर के सरफेस पे हो सकता है। यहाँ पे थिंक करेंगे, इस कैपिटल R रेडियस का अगर आप स्फीयर एज्यूम कर लें तो जो एनर्जी यहाँ से रेडिएट हो रहा है वो कैपिटल R रेडियस के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सभी को रिलेट हुआ? यस सर। तो यहाँ से S जो है वो आपको डेफिनेशन में भी बताया कि दिस कैन रिप्रेजेंट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम फाइंड करने के लिए अगर आप यहाँ पे S में एरिया मल्टीप्लाई कर दें, बट दैट एरिया होगा इंसिडेंट सरफेस पार्ट के लिए 4 पाई r स्क्वायर। अब जितना एनर्जी यूनिट टाइम में सन सरफेस से इमिट हुआ है उतना ही एनर्जी यूनिट टाइम में कैपिटल R रेडियस के सरफेस पे इंसिडेंट होगा। तो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। ये दोनों पार्ट सेम है। these two पार्ट को इक्वल करेंगे, सिग्मा t पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू s मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ से t पावर 4 के लिए रिलेशन बन गया, ये 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, s बाई सिग्मा कैपिटल R बाई स्मॉल r होल स्क्वायर। तो सन के सरफेस का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए आप पावर 1 के लिए इसको सिंप्लीफाई करें, ये सन के सरफेस का टेम्परेचर का एक्सप्रेशन बनेगा। तो यहाँ पे स्टीफन्स लॉ की रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपको यहाँ पे नोट कर दिया, जो आगे फिर से नोट कराएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में स्टीफन्स लॉ पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप लोग स्टीफन्स लॉ का फॉर्मूला पढ़े होंगे, बट फॉर्मूला मेमोराइज करने का कोई बेनिफिट नहीं होता जब तक आप उसके पर्सनली स्टेटमेंट को करेक्टली हम रीड ना करें। स्टीफन्स लॉ स्टेटमेंट नोट करेंगे, द एनर्जी इमिटेड। समटाइम जब आपने बुक में एक्सप्रेशन पढ़ा होगा तो लाइक दिस पढ़ा होगा, E प्रोपोर्शनल टू t पावर 4 और E इज इक्वल टू सिग्मा t पावर 4। बट कई बार सेम नोटेशन से डाउट रहता है, इसलिए स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, द एनर्जी इमिटेड और रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये नोटेशन एनर्जी को नहीं बताता है, यहाँ पे ये इंटेंसिटी को बताता है, इमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी बताता है। द एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी is directly proportional to fourth power of its absolute temperature, कैपिटल T। तो ये नोटेशन कहीं अगर आप बुक में पढ़ रहे हैं तो ये नोटेशन एनर्जी के लिए नहीं है, वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के लिए है। तो यहाँ पे नोटेशन चेंज कर रहा हूँ, इंटेंसिटी के लिए आप नोटेशन कैपिटल I यूज करते हैं, तो this can represent intensity of emitted radiation। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट I is proportional to t पावर 4, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब आप एलिमिनेट करेंगे तो I is equal to sigma t पावर 4 for perfect black body, where sigma proportionality constant is called Stephan constant। And the value of Stephan constant is 5.67 into 10 to power minus 8 part per meter square K power 4 Kelvin पावर 4। अगर ये स्टीफन्स लॉ को मॉडिफाई करेंगे अदर देन परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो यहाँ पे आपको ये एमिसिविटी मल्टीप्लाई करना है एप्सिलॉन, ये नोटेशन पहले बता दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है तो आप ये मल्टीप्लाई करके स्टीफन्स लॉ को अप्लाई करें अदर देन परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए 1 होता है। तो ये जनरलाइज पार्ट हो गया,
इसी से आप ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एक्सप्रेशन को रिलेट कर सकते हैं। अगर ये बेसिक डेफिनेशन आपको एमिसिविटी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए नॉट रहा है, ये बनता है। स्टीफन्स लॉ को नॉट हो गया। अब स्टीफन्स लॉ पे आगे आप मॉडिफाइड स्टीफन्स लॉ आप नोट करते हैं जो बोल्ट्जमैन ने मॉडिफाई किया है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन्स लॉ में सराउंडिंग के टेम्परेचर का कोई रेफरेंस है। अगर ये लॉ का स्टेटमेंट पढ़ें तो यहाँ पे परफेक्ट ब्लैक बॉडी की टेम्परेचर का रेफरेंस है, बट परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एटमॉस्फेयर है कि सराउंडिंग में है उस टेम्परेचर का कोई रेफरेंस नहीं। तो बोल्ट्जमैन ने इसमें सराउंडिंग के टेम्परेचर को इंक्लूड करके मॉडिफिकेशन किया है। ये स्टेटमेंट नोट करेंगे। द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम by a perfect black body I is directly proportional to t power 4 minus t0 power 4. T absolute temperature, यहाँ पे चाहें तो इसको जनरलाइज कर सकते हैं by a body, लास्ट में फिर परफेक्ट ब्लैक बॉडी के भी नोट कर सकते हैं। by a body इसको जनरलाइज करेंगे पर्टिकुलर बॉडी के लिए तो एप्सिलॉन और सिग्मा मल्टीप्लाई करेंगे। जनरलाइज हो गया जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए भी होगा और अदर देन परफेक्ट ब्लैक बॉडी भी होगा, जो कि लास्ट टर्म में आपको ये कंडीशन बताया है। T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस और इमिटिंग बॉडी एंड T नॉट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सी में आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ते हैं। न्यूटन ने इस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का एक अप्रोक्सीमेशन कंसीडर किया है कि अगर बोथ टेम्परेचर्स में माइनर डिफरेंस है, अगर से सराउंडिंग और इमिटिंग सरफेस का जो टेम्परेचर है उनमें स्लाइट डिफरेंस है, वेरी स्मॉल डिफरेंस है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए कंडीशन नोट करेंगे। इफ टी इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम टी नॉट, जो स्लाइट डिफरेंस होगा तो टी कैन बी रिटन एज स्लाइटली ग्रेटर है, तो टी नॉट से सम अमाउंट ग्रेटर होगा। डेल्टा टी दैट इज टी माइनस टी नॉट, और इसको सपोज मैंने स्मॉल डी नॉट कर दिया। जब आप यहाँ पे प्लेस करेंगे इसको, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4, तो टी इन टर्म्स ऑफ टी नॉट प्लस टी, इसको डेल्टा टी भी नॉट कर सकते थे। टी के प्लेस पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से टी नॉट पावर 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी बाई टी नॉट टोटल पावर 4 माइनस 1। अब इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए एक्सटेंशन करेंगे, टी नॉट पावर 4 1 प्लस 4 टी बाई टी नॉट, हायर ऑर्डर टर्म को नेगलेक्ट करेंगे, टी 1 कैंसिल आउट हो गया, then this intensity is directly proportional to t naught power 4, ये 4 टाइम मल्टीप्लाई मिलेगा t बाई टी नॉट। अब टी नॉट का 1 पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये टर्म को सिंप्लीफाई करके नोट कर रहा हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए आप ये स्टेटमेंट पढ़े होंगे कि एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ इमिटिंग बॉडी एंड सराउंडिंग्स। यहाँ से आप कंपेयर करें, दिस टाइम इज 4, इस टी नॉट पावर 4 को इस टी नॉट से एडजस्ट करेंगे तो टी नॉट पावर 3 और स्मॉल टी दैट इज डेल्टा टी, टी माइनस टी नॉट टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल बनेगा। एंड ये नोटेशन आपको मोर टाइम नोट करा दिया है, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ इमिटिंग बॉडी एंड सराउंडिंग। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नेक्स्ट आप नोट करेंगे किरचॉफ्स लॉ। नेक्स्ट स्लाइड शो करो। थैंक यू सर। रेडिएशन के लिए किरचॉफ्स लॉ, स्टेटमेंट नोट करेंगे। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड वेवलेंथ
किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर वेवलेंथ का यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हैं, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर of a body is independent of nature of that body. It means किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मोर देन वन बॉडीज के लिए अगर आप ये रेशियो फाइंड करेंगे तो सेम आएगा. एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर वेवलेंथ the ratio of emissive power to absorptive power is same for all bodies and is equal to the emissive power of perfect black body at that temperature and wavelength. यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेफरेंस है. इट मींस ये स्पेक्ट्रल इमिसिव और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो है. तो ई लैम्डा बाई ए लैम्डा, ये मोर देन वन बॉडीज का सेम टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो ये सभी के लिए सेम आएगा. और ये रेशियो फाइंड करेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए. परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए हम कैपिटल ई बताया था और परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ए लैम्डा वैल्यू बनाता है. तो ये एक्सप्रेशन जो आपको स्टेटमेंट नोट कराया उसको रिप्रेजेंट करें एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. ये रेशियो सेम टेम्परेचर पे फाइंड करेंगे ऑल बॉडीज के लिए और परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए. तो ये जो आपको बेसिक डेफिनेशंस मैंने नोट कराई हैं वो आप 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल तक ये डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं. रिकॉल कराने के लिए आपको मैंने नोट कराया. अब यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए सम स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन लॉज पढ़ते हैं. लॉज फॉर स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, रेले जीन्स, बीन्स और प्लांक्स एक्सप्रेशन. फिर जो वहाँ पे प्लांक्स एक्सप्रेशन है वो ऑल रेंज के लिए करेक्ट है. उस एक्सप्रेशन को यूज करके आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टडी करते हैं. तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे पहले लॉज ऑफ स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. सब एक्सलेट शो करो. लॉज फाइंड करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना है. और एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होगा एक तो फिर से डेंसिटी ऑफ स्टेट का कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का. तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैक बॉडी के लिए फाइंड कर रहे हैं. और ब्लैक बॉडी मीन्स रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी दैट इज यहाँ पे फोटोन गैस का कंसेप्ट आएगा. फोटोन गैस ग्रुप ऑफ फोटॉन्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. और फोटोन के लिए आप एनर्जी मोमेंटम रिलेशन यूज करते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू सीपी. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1 बाई एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन माइनस म्यू बाई केवीटी. बट ब्लैक बॉडी के लिए आपको ये केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू 0 ये नॉट कराया हुआ है. ये कैलकुलेशन पार्ट जब आप सॉल्व करेंगे आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो ये आपको म्यू वैल्यू 0 इंक्लूड करना है. एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन माइनस म्यू बाई केवीटी, जब आप इस एक्सप्रेशन में म्यू को 0 करेंगे -1 तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्म बनेगा 1 बाई एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन बाई केवीटी -1. ये एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. और इस एनर्जी मोमेंटम रिलेशन के लिए अगर आप 3 डायमेंशन का कंसेप्ट ले रहे हैं, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ. कंसीडर ब्लैक, कंसीडर रेडिएशन of black body in thermal equilibrium at absolute temperature capital T. और इस डायमेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम का नोटेशन भी आप यूज करेंगे. जैसे 3 डायमेंशन है तो जब जनरलाइज डायमेंशन होगा
सम टाइम जो ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, अगर आप कोई मटेरियल में केविटी क्रिएट करें और इसको इनसाइड से इसको ब्लैक पेंट कर दें तो लाइक ब्लैक बॉडी वो कंसीडर हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ केविटी वर्ड भी आपको कहीं प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में गिवन होगा, वॉल्यूम ऑफ केविटी। तो 3 डायमेंशन के लिए वॉल्यूम भी है, अगर डायमेंशन चेंज करेंगे तो सम टाइम ये एरिया या हायर डायमेंशन में जाएंगे तो फिर से वॉल्यूम नोटेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट की रिक्वायरमेंट जी एप्सिलॉन, ये रिकॉल करेंगे इस पार्ट के लिए। तो ये आपको कैलकुलेट कराया हुआ है, चाहे तो फिर से आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर मेमोराइज ना हो, या आप अपने नोटबुक में रेफरेंस लेंगे माइक्रोस्टेट कैलकुलेशन वाले आर्टिकल को, तो वहाँ से आप यूज कर सकते हैं। बट मैं फिर से इसको ड्राइव करने के लिए हिंट कर रहा हूँ। पहले आप अलाउड वॉल्यूम ऑफ एज स्पेस फाइंड करेंगे तो पोजीशन स्पेस वॉल्यूम जो आप यहाँ पे केविटी वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, मोमेंटम स्पेस वॉल्यूम, शार्प वैल्यू मोमेंटम के लिए 4πp³/3 h पावर f से डिवाइड करेंगे। अब इस एनर्जी मोमेंटम रिलेशन को यूज करेंगे, इस मोमेंटम को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज ε3/c³। अब इसको रेंज के लिए डिफरेंशियल करेंगे, तो ε3 को डिफरेंशियल किया तो 3 एडजस्ट हो गया, ε² d एप्सिलॉन। अब रिकॉल करिए, एक 2 फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था मैंने यहाँ पे, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फोटोन के ये कंसेप्ट आपको हिंट दिया था, एक ट्रांसवर्स नेचर की वजह से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट बताएगा 8πv ε²/h³c³। ये सभी को रिकॉल हो गया होगा। यस सर। डेंसिटी ऑफ स्टेट यहाँ पे नोट करेंगे, द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स lies in energy interval, lies in the range ε2 एप्सिलॉन प्लस d एप्सिलॉन। तो इसमें d एप्सिलॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट रेंज के लिए आपको कंफर्म हो जाएगा। तो लास्ट सम लेक्चर्स में आपको कंसेप्ट डिस्कस किया है। जब आप किसी केविटी का रेडिएशन कंसीडर करेंगे, जो हम यहाँ पे परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसीडर कर रहे हैं, तो केविटी का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज होने पे या सराउंडिंग से हायर होगा तो केविटी की वाल्स में वाइब्रेशंस होंगे। उन केविटी की वाल्स के वाइब्रेशंस की वजह से आपको ईच वाइब्रेशन के लिए जो स्टेट होगा उससे एनर्जी अराइज होगी। जितनी पॉसिबल वाइब्रेशन मोड्स होंगे उतनी ही पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स बनेंगी। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको नोट कराया है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, ये सम टाइम कहीं बुक में पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स भी बनेंगे। जितने मोड्स हैं उतनी ही स्टेट्स वहाँ पे लाई करेंगे। तो ये नोट करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, the number of vibrational modes lies in range of energy ε2 एप्सिलॉन प्लस d एप्सिलॉन। तो ये सेम मीनिंग है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट वर्ड हो या वाइब्रेशन मोड, रेंज ऑफ एनर्जी के लिए 8πv ε²/h³ d एप्सिलॉन। इसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे पहले g एप्सिलॉन d एप्सिलॉन। यहाँ पे भी सेम नोटेशन आप इंक्लूड कर सकते हैं, g एप्सिलॉन d एप्सिलॉन। सम टाइम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रेंज एनर्जी का रेंज भी हो सकता है, समटाइम फ्रीक्वेंसी रेंज भी हो सकता है, समटाइम वेवलेंथ रेंज भी हो सकता है। तो इसी एक्सप्रेशन में कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर को रिलेट करते जाएंगे और आपको ये एक्सप्रेशन में मॉडिफिकेशन किया जाएगा। बट आपको ये 2 स्टेटमेंट रिलेट करना के लिए मैंने आपको ये स्टेटमेंट नोट करा दिया। जितने मोड्स होंगे उतनी स्टेट्स लाई करेंगे। तो कभी आपको एनर्जी स्टेट्स पूछा जाएगा, कभी वाइब्रेशन मोड्स कहेगा, वो मीनिंग सेम है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं नोट कर रहा हूँ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स और नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स और the number of vibrational modes lies in the range of frequency nu to nu plus dv। तो जो लेफ्ट साइड है उसमें नोटेशंस ओनली चेंज हो जाएंगे। जो राइट साइड है, किसी पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी अगर आप एप्सिलॉन ले रहे हैं और उसका फ्रीक्वेंसी न्यू है तो फोटोन की एनर्जी एप्सिलॉन इज इक्वल टू h न्यू आप पर से आ रहा है। तो राइट साइड में आप इस एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन को h न्यू रिप्लेस करेंगे, इस एक्सप्रेशन में h न्यू रिप्लेस करेंगे। तो 8πvsh, इस एप्सिलॉन स्क्वायर को जब आप फ्रीक्वेंसी से रिलेट करेंगे तो न्यू स्क्वायर यहाँ से बनेगा और ये टर्म d न्यू बनेगा। h स्क्वायर इस टर्म से बनेगा और h कांस्टेंट इस एप्सिलॉन पार्ट से, तो ये h क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन बनेगा 8πv न्यू स्क्वायर बाई c³ d। जो लास्ट स्लाइड में लास्ट रिजल्ट है, इससे आपको ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मैंने नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स नोट करा दिए। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो मैं फिर से हिंट कर रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में सिर्फ नोटेशन है और राइट साइड में एक्सप्रेशन में आप ये वैल्यू प्लेस करें। इसी में ये रिजल्ट सम टाइम आपको वेवलेंथ रेंज में पूछा जा सकता है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स और नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स लाइज बिटवीन
लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। देखो जब आप किसी पर्टिकुलर फोटोन का वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी डिक्रीज करता है, बट मैंने जो स्टेटमेंट्स नोट कराए हैं वो ऑलवेज इंक्रीजिंग रेंज के लिए नोट कराए हैं, तो इसमें साइन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। लेफ्ट साइड में ओनली नोटेशन है, राइट साइड में आप चाहें तो इस एनर्जी वाले एक्सप्रेशन को आप वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं या इस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रिलेशन को आप यूज कर सकते हैं, सी बाई लैम्डा, या फ्रीक्वेंसी को आप सी इक्वल्स न्यू लैम्डा इस रिलेशन को यूज करके आप फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेवलेंथ के लिए आप ये रिलेशन सिंप्लीफाई करेंगे 8 बाई वी एस एच बाई सी क्यू एस एच। इस एनर्जी वाले पार्ट में एप्सिलॉन को एस बाई लैम्डा से रिप्लेस किया और डी एप्सिलॉन करेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, बट नेगेटिव इसलिए शो करता है कि अगर आप एनर्जी इंक्रीज करें तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, बट मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया है, तो ये पार्ट में साइन को आप इग्नोर करेंगे। तो ये आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आपको कंफर्म हो जाएंगे। तो ये सी स्क्वायर और सी क्यू न्यूमरेटर में है, सी क्यू डिनोमिनेटर में, वो कैंसिल आउट हो गया। 8 पाई वी, यहाँ पे एच क्यू भी था, एच क्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर इस पार्ट से, तो लैम्डा पावर 4 डी लैम्डा। ये वेवलेंथ की रेंज के लिए आपको नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स और नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स का एक्सप्रेशन यहाँ पे कंफर्म। तो ये आपको एक्सप्रेशन आगे रिक्वायर्ड होंगे जब आप यहाँ पे सम रिजल्ट्स रिगार्डिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये पहले आपको फ्रीक्वेंसी एनर्जी के नोटेशन में नोट कराए हुए हैं, मोमेंटम के नोटेशन में नोट कराए हुए हैं, बट यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नोटेशंस होंगे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उसमें कैसे कन्वर्ट होगा उसके लिए मैंने आपको नहीं करेंगे। द नंबर ऑफ photons lies in the range epsilon to epsilon plus d epsilon। देखो ये फाइंड करने के लिए आप लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सम डेफिनेशंस नोट कराई थी कि किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ एनर्जी के लिए अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एवरेज नंबर ऑफ फोटॉन्स का एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल का आइडिया देता है पर्टिकुलर स्टेट में, और अगर आप रेंज ऑफ एनर्जी के लिए स्टेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मिल जाएगा। यहाँ पे चाहें तो एवरेज वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तो एक स्टेट की एनर्जी से और मल्टीप्लाई करके आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में ओनली नोटेशन होंगे एन एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, राइट साइड में ये फंक्शन टर्म्स आपको प्लेस करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अभी लास्ट स्लाइड में आपको मैंने डिस्कस किया है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, डेंसिटी ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अभी लास्ट स्लाइड में आपको डिस्कस किया है, वो पार्ट आप यहाँ पे यूज करें। तो 8 पाई वी एप्सिलॉन स्क्वायर पाई एक्सपोनेंशियल ये एच क्यूब सी क्यूब, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू 1 बाई एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन बाई केवीटी -1 डी एप्सिलॉन। तो ये आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स का हिंट रहेगा इस एक्सप्रेशन। ये सब सभी को क्लियर हो गया? यस सर। यही सेम रिजल्ट आपको मैंने फर्मियन के लिए यूज किया, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्म चेंज था, डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्म चेंज था, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन चेंज होने से। द एनर्जी इमिटेड और रेडिएटेड lies between epsilon to epsilon plus d epsilon। लेफ्ट साइड में नोटेशन है और राइट साइड में आप ये फाइंड करेंगे तो एक स्टेट का एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और रेंज के लिए नंबर ऑफ स्टेट्स, ये ऑल वैल्यूज प्लेस करेंगे। 8 पाई वी डेंसिटी ऑफ स्टेट से एप्सिलॉन पर डिपेंडेंसी था, एप्सिलॉन आपने मल्टीप्लाई किया तो एप्सिलॉन क्यूब बाई एच क्यूब सी क्यूब एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन बाई केवीटी -1 डी एप्सिलॉन। ये एनर्जी की रेंज के लिए सिस्टम का एनर्जी आपको फाइंड हो गया। अब आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है प्लांक्स एक्सप्रेशन फॉर स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्लांक्स एक्सप्रेशन को अगर आप रिकॉल करें तो वो एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड है रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो पहले एनर्जी की रेंज के लिए अगर इस टर्म को एनर्जी डेंसिटी में कन्वर्ट करें तो इस वॉल्यूम से आप इसको डिवाइड करेंगे। तो स्टेटमेंट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन lies between epsilon to epsilon plus d epsilon। वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये स्मॉल ये यू बाई वी को आप स्मॉल यू नोट करेंगे, एनर्जी डेंसिटी नोटेशन। राइट साइड में 8 पाई एप्सिलॉन क्यूब बाई एच क्यूब सी क्यूब एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन बाई केवीटी -1 डी एप्सिलॉन। अब इसी एनर्जी की रेंज को आप फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए नोट करेंगे। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन lies between nu to
न्यू प्लस डी। अभी सेम अप्रोच मैंने these रिजल्ट्स में डिस्कस किया था। लेफ्ट साइड में ओनली नोटेशन है, राइट साइड में इस फ्रीक्वेंसी को, इस एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से रिलेट करेंगे बाय रिप्लेसिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये 8 पाई एप्सिलॉन को एच न्यू रिप्लेस किया तो ये एच क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और एच पावर 1 डी एप्सिलॉन से मिलेगा। 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब 1 बाई एक्सपोनेंशियल, इस एनर्जी को भी एच न्यू रिप्लेस करेंगे, एच न्यू बाई के बी टी माइनस 1 डी एप्सिलॉन, सॉरी डी न्यू। इस एक्सप्रेशन को अगर आप कंपेयर करें, दिस एक्सप्रेशन इज प्लांक्स एक्सप्रेशन फॉर स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी आप यू न्यू, दिस टर्म रिप्रेजेंट स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए आपने स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी फाइंड किया। स्पेक्ट्रल वर्ड इसलिए यूज करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए है। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू फंक्शन ऑफ न्यू, कोफिशिएंट ऑफ डी न्यू राइट साइड से कंपेयर करेंगे 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के बी टी माइनस 1। ये एक्सप्रेशन आपको स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी रिप्रेजेंट करेगा। कैसे फाइंड हुआ वो आपको मैंने डिस्कस कर दिया। एंड दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज प्लांक्स एक्सप्रेशन फॉर स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। अगर आपको पहले से ये फॉर्म मेमोराइज हो तो आप कंपेयर कर सकते हैं प्लांक्स फॉर्मूले को। ये फ्रीक्वेंसी की रेंज के लिए है, इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ये स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी बनता है। अगर आप लास्ट रिजल्ट को, जो यहाँ पे रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए नोट रहा है, अगर आप इसको रेंज ऑफ वेवलेंथ के लिए कन्वर्ट कर दें तो यही सेम रिजल्ट आपको वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है। बोथ नोटेशन में, बोथ डिपेंडेंसीज में आपको ये प्लांक्स फॉर्मूला पूछा जाता है। मैं फिर से इसको वेवलेंथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। द एनर्जी डेंसिटी लाइज बिटवीन लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो लेफ्ट साइड में ओनली नोटेशन है, राइट साइड में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है, एनर्जी को वेवलेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है, वो आपको मैंने किया हुआ है। तो ये एक्सप्रेशन 8 बाई एच सी बाई लैम्डा पावर 5 एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1 डी लैम्डा, ये फॉर्म बनेगा। तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आप इस एक्सप्रेशन में डी लैम्डा का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, या इसमें भी आप फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट करके रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। दीज टू एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट प्लांक्स एक्सप्रेशन फॉर स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो फॉर्म में पहले मेमोराइज किया हूँ वो आप कंपेयर कर सकते हैं। ये बोथ एक्सप्रेशंस प्लांक्स एक्सप्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में और एक वेवलेंथ के टर्म्स में। स्पेक्ट्रल वर्ड के लिए भी आपको ये हिंट किया था कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो कंसेप्ट आप पर्टिकुलर वेवलेंथ पर रिजल्ट फाइंड करेंगे तो स्पेक्ट्रल और मोनोक्रोमेटिक वर्ड आएगा। तो ये एक्सप्रेशन मैंने ड्राइव कर दिया। कोई डिफिकल्टी तो नहीं, किसी पॉइंट पे डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। रेंज के लिए ये टर्म्स आपको यूज करना है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए ये पार्ट, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए आपको ये रिजल्ट यूज करना है। प्लांक्स एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी की ऑल रेंज के लिए और वेवलेंथ की ऑल रेंज के लिए वैलिड एक्सप्रेशन है, बट इसी में आप एज एन अप्रोक्सीमेशन फ्रीक्वेंसी की लिमिटिंग वैल्यूज के लिए, वेवलेंथ की लिमिटिंग वैल्यूज के लिए जब आप कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आपको 2 डिफरेंट एक्सप्रेशंस ड्राइव हो जाएंगे, एक रेले जीन्स एक्सप्रेशन और एक बीन्स एक्सप्रेशन। देखो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्वांटाइजेशन का रिजल्ट यूज किया। इस क्वांटाइजेशन के रिजल्ट से एनर्जी फोटोन का क्वांटाइज है, तभी ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर्म बनता है। ये स्टार्टिंग में आपको डेरिवेशन पार्ट से सजेस्ट किया हुआ है और ये डेंसिटी ऑफ स्टेट पार्ट आपको मिलती है। अगर आप थोड़ा रिकॉल करें, अगर वाइब्रेशन की एनर्जी क्वांटाइज नहीं होता, एनर्जी कंटिन्यूस होता, तब आपको ये रिजल्ट नहीं बनता। यहाँ पे 3 लॉज पढ़ते हैं आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन में स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्लांक्स एक्सप्रेशन, रेले जीन्स और बीन्स। प्लांक्स एक्सप्रेशन क्वांटाइजेशन पे बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग करेक्ट है, और इसी को आप रेफरेंस भी लेते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जब क्लासिकल से क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं। फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ओरिजिनल क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो मोस्टली बुक में आपको ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को रेफरेंस किया होगा। पहले रिलीजियस एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं क्लासिकल अप्रोच से, फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर्स की वजह से उसको मॉडिफाई करते हैं और रेडिएशन की जो एनर्जी है उसको क्वांटाइज कंसीडर करते हैं और प्लांक्स एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। तो मैंने वो पार्ट क्वांटम मैकेनिक्स में स्किप किया था क्योंकि बहुत सारी स्टेप्स, एक तो डेंसिटी ऑफ स्टेट का डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेफिनेशन, ये सब आपको क्वांटम मैकेनिक्स में दैट टाइम तक डिस्कस नहीं था, जो आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मैंने डिस्कस किया है। तो आप यहाँ पे इजीली इसको रिलेट कर पा रहे हैं, वहाँ पर डाउट क्लियर। तो इसी में मैं रिलीजियस एक्सप्रेशन को क्लासिकल अप्रोच से ड्राइव ना करके एज एन अप्रोक्सीमेशन प्लांक्स एक्सप्रेशन से ड्राइव कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें फॉर स्मॉलर फ्रीक्वेंसी और लॉन्गर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी को वेरी स्मॉल ले रहा है, तो एच न्यू बाई केबीटी इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेरी वेरी लेस देन 1, और वेवलेंथ के लिए अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एच सी बाई लैम्डा केबीटी वेरी वेरी लेस देन 1। लैम्डा वैल्यू स्मॉल होगा तो 1 बाई लैम्डा, लैम्डा वैल्यू लार्ज होगा तो 1 बाई लैम्डा स्मॉल होगा,
और ये पार्ट की वैल्यू वेरी स्मॉल आएगा। दोनों यहाँ पे सेम कंडीशन पार्ट आपका खत्म हो गया, बट यहाँ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी वर्ड है और यहाँ पे हायर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ वर्ड है। तो दीज टू एक्सप्रेशंस में ये अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। अगर ये एक्सपोनेंट पार्ट स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो एक्सपोनेंशियल सीरीज को आप फर्स्ट ऑर्डर टर्म तक एक्सपेंड करेंगे। u फंक्शन ऑफ न्यू इज इक्वल टू 8 पाई h न्यू क्यूब बाई c क्यूब 1 बाई एक्सपोनेंशियल h न्यू बाई kbt माइनस 1। ये प्लांस फॉर्मूला था। अब इस लिमिट में आप एक्सपोनेंट वैल्यू स्मॉल होने से एक्सपोनेंशियल सीरीज को फर्स्ट ऑर्डर टर्म तक एक्सपेंड करेंगे 1 बाई h न्यू बाई kbt, और हायर ऑर्डर टर्म को आप नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये 1 वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, h कैंसिल आउट हो गया, न्यू का 1 पावर एडजस्ट हो गया, तो 8 पाई kbt बाई c क्यूब d, ये आपको रेले जीन्स एक्सप्रेशन बनेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आप वेवलेंथ पे अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे तो फैक्टर आप यहाँ पे ये टर्म कंसीडर करेंगे, इसमें से एक्सपोनेंशियल सीरीज को फर्स्ट ऑर्डर टर्म तक एक्सपेंड करेंगे। 8 पाई h c बाई लैम्डा पावर 5 sh 1 बाई 1 प्लस h c बाई लैम्डा kbt, हायर ऑर्डर टर्म को नेगलेक्ट करेंगे, ये 1 कैंसिल आउट हो गया। 8 पाई h c, ये 8 पाई h c कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा का 1 पावर एडजस्ट हो गया, kbt न्यूमरेटर में जाएगा, ये इस बार। तो यहाँ से आपको स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में फाइंड हो गया और वेवलेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेशन में न्यू नहीं आएगा, न्यू स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे न्यू स्क्वायर छूट गया है, यहाँ पे न्यू स्क्वायर छूट गया, ये पार्ट से न्यू पावर 2 प्रेजेंट रहेगा। तो अगर आप ये कंपेयर करें तो यू न्यू आपको कंफर्म हो गया। अगर रेंज के लिए आप रिजल्ट फाइंड करेंगे तो 8 पाई न्यू स्क्वायर kbt बाई c क्यूब d न्यू, और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ u लैम्डा d लैम्डा 8 पाई kbt बाई लैम्डा पावर 4 d लैम्डा। तो रेंज के लिए आपको दीज टू रिजल्ट्स बनेंगे और शार्प वैल्यू के लिए दीज टू रिजल्ट्स बनेंगे। दीज एक्सप्रेशंस आर नोन एज रेले जीन्स एक्सप्रेशन। रेले जीन्स एक्सप्रेशन, बट अप्रोच ऑफ दिस एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स। यहाँ पे क्लासिकल अप्रोच पर बेस्ड, क्लासिकल अप्रोच पर बेस्ड क्या कि जो केविटी के वाल्स वाइब्रेशन करेगा उसकी एनर्जी क्वांटाइज नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैन टेक बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट, कोई भी वैल्यू एक्सचेंज होता है बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। जबकि प्लांक्स डेरिवेशन में आपको फोटॉन की मल्टीपल में एनर्जी एक्सचेंज होगा, h न्यू, twice h न्यू, thrice h न्यू, 4h न्यू, जो आपको स्टार्टिंग में प्लांक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन से क्वांटम मैकेनिक्स में भी सोच किया है। ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्वांटाइज होता है, जो आप वहाँ पे E = n h न्यू नॉट कर रहे थे। ये क्वांटाइजेशन पार्ट पे बेस्ड है प्लांक्स फॉर्मूला, जबकि ये रेले जीन्स क्लासिकल अप्रोच पे बेस्ड है। और क्लासिकली आप रिकॉल करें, 1 वाइब्रेशन मोड के लिए एवरेज एनर्जी केवीटी आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा? यस सर। ये टर्म को कंपेयर करें तो ये 1 वाइब्रेशन की एवरेज एनर्जी है और ये नंबर ऑफ मोड्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो रेले जीन्स एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया जो लो फ्रीक्वेंसी लिमिट के लिए, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी लिमिट के लिए। अगर इसी एक्सप्रेशन में अगर आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन साइड जाएं, फ्रीक्वेंसी को हायर कंसीडर करें, न्यू टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ से जो यू न्यू वैल्यू है वो डाइवर्ज करेगा। आप चेक कर सकते हैं, ये डिपेंडेंसी न्यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो न्यू को जैसे इनफाइनाइट करेंगे डाइवर्ज करेगा। जबकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये कंफर्म करते हैं कि बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट किसी भी फ्रीक्वेंसी और किसी भी वेवलेंथ के लिए स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी फाइनाइट वैल्यू आती है। एक्सपेरिमेंटली ये कंफर्म्ड वैल्यूज हैं कि फॉर ऑल रेंज ऑफ एनर्जी और फॉर ऑल रेंज ऑफ वेवलेंथ यू न्यू वैल्यू फाइनाइट होगा। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो जो थियोरेटिकल रिजल्ट है रेले जीन्स एक्सप्रेशन से वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करते हैं, और जो मैच नहीं करेंगे तो हायर फ्रीक्वेंसी साइड कंट्राडिक्टरी रिजल्ट मिलेंगे, और ये कंट्राडिक्शन इज नोन एज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। हायर फ्रीक्वेंसी मींस अल्ट्रावायलेट रीजन साइड, तो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। तो रेले जीन्स एक्सप्रेशन शोज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी, और ये अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि एक्सपेरिमेंटली फ्रीक्वेंसी एनर्जी डेंसिटी फाइनाइट होना चाहिए फॉर ऑल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए, बट रेले जीन्स एक्सप्रेशन अल्ट्रावायलेट रीजन साइड ये कंट्राडिक्टरी रिजल्ट शो करता है, डाइवर्ज करता है। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि रेले जीन्स, वीन्स और प्लांक्स एक्सप्रेशन में अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी क्या एक्सप्रेशन शो करता है, किस साइड शो करता है, वो भी आपको यहाँ पे बताऊँ। इसी में अनदर साइड अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे प्लांक्स एक्सप्रेशन में, इसको फिर से रेफरेंस ले रहे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हायर फ्रीक्वेंसी और स्मॉलर वेवलेंथ साइड आप अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को लार्ज लेंगे किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पे h by kBT वेरी वेरी ग्रेटर देन बनाएगा और hc by lambda kBT वेरी वेरी ग्रेटर देन बनेगा। तो दीस टू
एक्सप्रेशंस में आप फिर से डेल्टा अगर फाइंड करें तो यू न्यू डी न्यू 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, जब एक्सपोनेंट की वैल्यू लार्ज होगी तो एक्सपोनेंट की वैल्यू लार्ज अगर वेरी लार्ज है तो इस वन को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये नेगलेक्ट करेंगे तो 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई केबीटी डी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए ये टर्म बनेगा। और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई एच सी बाई लैम्डा पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस एच सी बाई लैम्डा केबीटी डी लैम्डा, एंड दीज टू एक्सप्रेशंस आर known as Wien's expression. Wien's expression for spectral energy distribution. तो 3 एक्सप्रेशंस आपको स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने डिस्कस कर दिए। These का अप्रोच आपको मैंने सजेस्ट कर दिया। अगर आप ये प्लांक्स फॉर्मूले को रेंज के लिए या शार्प वैल्यू फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ की मेमोराइज कर लेते हैं तो रेंज के लिए आपको इंटरवल मल्टीप्लाई करना है और इन्हीं में आप एप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके रेले जीन्स और वीन्स फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। वीन्स फॉर्मूला लार्जर फ्रीक्वेंसी साइड वैलिड होगा, रेले जीन्स फॉर्मूला स्मॉल फ्रीक्वेंसी साइड वैलिड है, और प्लांक्स फॉर्मूला फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रीजन के लिए वैलिड होगा। फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, 0 टू इन्फिनिटी किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए, 0 टू इनफाइनाइट किसी भी वेवलेंथ के लिए प्लांक्स फॉर्मूला करते हैं। अब इसी में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये वीन्स एक्सप्रेशन है स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिसमें एनर्जी डेंसिटी रेंज के लिए फाइंड कर रहे हैं। एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ते हैं। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के लिए जब आप स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी को प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो जो पीक है एनर्जी डेंसिटी प्लॉट का, वो पीक टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कैसे शिफ्ट होगा, वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बताता है। तो ये लॉ ड्राइव करने के लिए, एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ये मैक्सिमाइज होना चाहिए। पीक का सेटिंग बता रहा है, तो किस वेवलेंथ पे पीक बनेगा, तो ये स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी की मैक्सिमाइज वाली कंडीशन को आप यूज करके ये लॉ ड्राइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप 0 करेंगे किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, इससे स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब इसको ड्राइव करने के लिए आप प्लांक्स एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, इसका डिफरेंशियल करके 0 के इक्वल प्लेस करेंगे, तो आपको यहाँ पे कंडीशन कंफर्म होगा लैम्डा एम टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 2.898 into 10 to power -3 मीटर केल्विन बनेगा। कांस्टेंट वैल्यू आएगा जिसको आप वीन कांस्टेंट बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इन दिस लॉ लैम्डा एम रिप्रेजेंट द वेवलेंथ, ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, ये वेवलेंथ की दैट वैल्यू है जिसपे यू लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि मैक्सिमम तो इनफाइनाइट बनेगा रेंज के लिए, 0 टू इनफाइनाइट आप वेवलेंथ रेंज ले रहे हैं तो इनफाइनाइट वैल्यू वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम बनेगा, बट ये लैम्डा एम वो नोटेशन है जिसपे एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम, द वेवलेंथ एट व्हिच यू लैम्डा इज मैक्सिमम, जिस वेवलेंथ पे एनर्जी डेंसिटी के कर्व में पीक बनेगा वो वेवलेंथ है। बी इज वीन्स कांस्टेंट, जो वैल्यू आपको भी यहाँ पे नोट करा है 2.898 into 10 to power -3 मीटर केल्विन। तो यहाँ से अगर आप ओनली डिपेंडेंसीज को चेक करें तो लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी कर्व को कंपेयर करें तो अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो पीक लोअर वेवलेंथ साइड शिफ्ट हो जाएगा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हायर वेवलेंथ साइड शिफ्ट होगा, और इसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए अगर आप ये कंपेयर करें तो हायर टेम्परेचर पे पीक हायर फ्रीक्वेंसी साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो सम टाइम आपको 20 डिपेंडेंसीज की रिक्वायरमेंट होगी पीक की शिफ्टिंग के लिए, जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको कंफर्म करेगा। तो आपको यहाँ पे मैंने स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के 3 लॉज डिस्कस कर दिया और पीक की शिफ्टिंग के लिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको यहाँ पे इन कर दिया। सम टाइम प्लांक्स एक्सप्रेशन के प्लॉट पे प्रॉब्लम पूछा जाता है, उस प्लॉट को कंफर्म करने के लिए पहले आपको सम रिजल्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी जिससे आइडिया रहे कि वहाँ पे एरिया फिक्स रहेगा या एरिया वेरी करेगा। तो इसलिए पहले थर्मल प्रॉपर्टीज कंफर्म कर लें, फिर उसके बाद ये प्लॉट कर लें। रूपम शर्मा है, मैंने लैम्डा एम नोटेशन का डेफिनेशन यहाँ पे नोट करा दिया। फिर से डाउट पूछ रहे हैं कि ये मीन वेवलेंथ है या क्या पार्ट है। नोट कराने के बाद तो डाउट नहीं होना चाहिए, या तो जो मैंने नोट कराया उसमें आपको डाउट हो। संदीप कौर थे, उन्होंने मैसेज किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में +1 हो गया -1, ये तो 3-4 लेक्चर में डिस्कस हो गया है ये पॉइंट। तो कंटिन्यू करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए।
आपको यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स रेंज के लिए और नंबर ऑफ फोटॉन्स एनर्जी रेंज के लिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज के लिए मैंने यहाँ पे नोट कराया ये पार्ट। जैसे जैसे फोटॉन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को चेंज करेंगे ये फोटॉन की एनर्जी एप्सिलॉन भी चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का रेंज अगर 0 टू इन्फिनिट ले रहे हैं तो एनर्जी का रेंज 0 टू इन्फिनिट हो जाएगा। तो चाहे आप ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में या एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्रेशन यूज करें, जब आपको एनर्जी फाइंड करना होगा तो ये आप एक्सप्रेशन यूज करेंगे। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए रेडिएशन इमिट हो रहा है, अब जितनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है उनका एवरेज रिजल्ट आपको यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देगा और एवरेज नंबर ऑफ फोटॉन का है। तो यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ फोटॉन के लिए पहले रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। द एवरेज नंबर ऑफ फोटॉन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर कैपिटल T। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी कैविटी की वाल से जो रेडिएशन इमिट हो रहा है उसमें ऑन एन एवरेज कितने फोटॉन्स। रेंज ऑफ एनर्जी के लिए आपको रिजल्ट पता है, अगर आप उसको इंटीग्रल करते हैं 0 टू इन्फिनिट एफ एप्सिलॉन जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, तो एवरेज नंबर ऑफ फोटॉन का आपको आइडिया है। और ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की फॉर्म प्लेस करके ये रिजल्ट आपको बताया है, इसको आप इंटीग्रल कर दें 8 पाई v एप्सिलॉन स्क्वायर बाई h क्यूब c क्यूब, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट एप्सिलॉन स्क्वायर बाई एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन बाई केवीटी -1 डी एप्सिलॉन। अगर इसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते तो ऑल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए ये इंटीग्रल ऐड करते तो एवरेज नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको कंफर्म हो जाएगा। अब ये टर्म को इंटीग्रल करने के लिए आपको वेरिएबल रिप्लेस करना है। सर 2 टाइम्स ई स्क्वायर हो गया। जी अच्छा, सर 2 टाइम्स यस। एप्सिलॉन बाई केवीटी को आप किसी अनदर वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। सपोज मैंने x से रिप्लेस कर दिया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू केवीटी x, डी एप्सिलॉन इज इक्वल टू केवीटी dx। अगर एनर्जी आप 0 ले रहे हैं तो x वैल्यू भी 0 होगा, एनर्जी को इन्फिनिट ले रहे हैं तो x वैल्यू भी इन्फिनिट होगा, तो 0 टू इन्फिनिट रेंज सेम रहेगा। यहाँ पे आप प्लेस करेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स 8 पाई v बाई h क्यूब c क्यूब sh एप्सिलॉन स्क्वायर। जब आप x में कन्वर्ट करेंगे तो ये केवीटी स्क्वायर तो एप्सिलॉन स्क्वायर से मिलेगा और डी एप्सिलॉन से 1 पावर केवीटी बनेगा, तो केवीटी क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट x स्क्वायर बाई एक्सपोनेंशियल x -1 dx। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसका एक रिजल्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, इससे कोई डिपेंडेंसी नहीं बनेगा ना वॉल्यूम पे ना टेम्परेचर पे। और ये इंटीग्रल को आप सॉल्व करने के लिए यहाँ से एक्सपोनेंशियल x कॉमन लेके न्यूमरेटर में एडजस्ट कर दें, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x पावर -1, इस सीरीज के एक्सपेंशन में डिफरेंट एक्सपोनेंशियल टर्म बनते जाएंगे। तो गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के लिए सीरीज बनेगा, इनफिनिट सीरीज। उस सीरीज के रिजल्ट्स को अगर आप ऐड कर दें तो ये इंटीग्रल वैल्यू आपको कंफर्म है, बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलेगी। तो एवरेज नंबर ऑफ फोटॉन्स का जो डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पे वो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। वॉल्यूम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टी क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपको ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, यहाँ से कोई डिपेंडेंसी नहीं आएगा, डिपेंडेंसी आपको इस टर्म से कंफर्म होगा। तो आप चेक कर सकते हैं जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, केविटी का साइज चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज हो जाएगा। तो कैसे रिजल्ट फाइंड करने हैं वो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम वी की केविटी से थर्मल इक्विलिब्रियम में कितना इंटरनल एनर्जी होगा वो फाइंड करने के लिए आप चाहे तो प्लांक्स फॉर्मूला यूज कर लें क्योंकि वो ऑल रेंज के लिए वैलिड है, या आपको ये टर्म बताया है एनर्जी की रेंज के लिए, ये टर्म को आप अगर इंटीग्रल कर दें तो आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंफर्म हो जाएगा, एवरेज एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T, इसको कैपिटल U से रिप्रेजेंट किया है। इंटीग्रल करेंगे 0 टू इन्फिनिट एप्सिलॉन f एप्सिलॉन g एप्सिलॉन d एप्सिलॉन 8 पाई v बाई h क्यूब c क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट एप्सिलॉन क्यूब बाई एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन बाई केवीटी -1 d एप्सिलॉन। फिर से अगर आप यहाँ पे सिंगल वेरिएबल रिप्लेस करते हैं तो ये न्यू वेरिएबल x में रिलेशन आपको पता चल जाएगा और ये इंटीग्रल वैल्यू सॉल्व यहाँ पे फाइंड कर देंगे तो इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन पता चल जाएगा और उसका डिपेंडेंसी वॉल्यूम पे और टेम्परेचर पे आपको कंफर्म करेगा, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। एप्सिलॉन बाई केवीटी को जैसे आप रिप्लेस करेंगे केवीटी पावर 3 तो आपको एप्सिलॉन क्यूब से बनेगा और 1 पावर डी एप्सिलॉन से। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल में केवीटी क्यूब बना, यहाँ पे दीज टू इंटीग्रेशंस में एप्सिलॉन की 1 पावर का डिफरेंस है तो एनर्जी में केवीटी पावर 4 बनेगी। U इज इक्वल टू 8 पाई v बाई h क्यूब c क्यूब केवीटी टोटल पावर 4 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिट x पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल x -1 dx। फिर से सिमिलर अप्रोच है, ये सीरीज को आप सिंप्लीफाई करके डिफरेंट
गामा फंक्शन फॉर्म बनेंगे, इनफाइनाइट सीरीज बनेगा गामा फंक्शन के रिजल्ट्स में। आप उन ऑल रिजल्ट्स को अगर ऐड करके यहाँ पे प्लेस कर दें तो इंटीग्रल की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी का ऑल टर्म्स ऑल कोफिशिएंट्स करेक्टली इंक्लूड होते हुए आपको इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन पता चल जाएगा। मोस्टली प्रॉब्लम डिपेंडेंसीज के लिए होंगी, तो यू का डिपेंडेंसी वॉल्यूम पे b⁻1 पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे t⁻4 आपका डिपेंडेंसीज ओनली दीस टू पार्ट से आपको कंफर्म हो गई। इंटीग्रल के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगा, अगर वो इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे करेक्टली प्लेस कर दें 8πv kBt टोटल पावर 4 डिवाइड बाई h³ अगर ये इंटीग्रल वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये π⁴/15। अगर आप ये थोड़ा रिकॉल करें ग्रेजुएशन या पीजी लेवल से तो इंटीग्रल की वैल्यू आप लोग वहाँ पे π⁴/15 यूज किए होंगे। कैसे फाइंड करना वो मैंने सजेस्ट कर दिया, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ये अगर आपको कहीं पे रिकॉर्ड होगा कि एग्जैक्ट ये एक्सप्रेशन क्या है तब आपको इंटीग्रल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे कंफर्म हो गया 8π⁵v kBt टोटल पावर 4/15 h³c³। डिपेंडेंसीज का आपको आइडिया होना चाहिए, अगर कहीं एग्जैक्टली आपको कंपेयर करना हो, किसी बुक से कंपेयर करना हो तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी से आप फिर आगे रिमेनिंग रिजल्ट्स को आपको रिलेट करना है। मैं पहले इसका थर्मल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर दूं, फिर इसके प्लॉट के लिए आपको ये रिजल्ट की रिक्वायरमेंट होगी और आपको ये रिजल्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको इंटरनल एनर्जी पता है, केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू आपको 0 है जो स्टार्टिंग में आपको सजेस्ट किया है, गिव्स फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल, ये एक्सप्रेशन आपको हिंट किया है n म्यू। तो यहाँ से कंफर्म है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए गिव्स एनर्जी 0 बनेगा। गिव्स फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज एनर्जी आपको ये डिफाइन किया है a+pv, ये टर्म 0 बनेगा। बुक में हो सकता है कि थर्मल प्रॉपर्टीज के लिए कोई और मेथड आप लोग पढ़ें, बट एक इजी अप्रोच है। अगर आपने इंटरनल एनर्जी फाइंड कर लिया तो यहाँ से आपको इनडायरेक्टली पीवी का रिजल्ट इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का रिजल्ट आपको पता चलेगा। ये रिकॉल करें, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर के लिए आपको रिलेशन पहले से बताया हुआ है S/d U/v, ये रिलेशन रिकॉल हो रहा होगा। फोटॉन के लिए एनर्जी मोमेंटम रिलेशन में पावर 1 है और 3 डायमेंशन में आप इसको स्टडी कर रहे हैं, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए प्रेशर 1/3 U/v होता है। इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया और इसको प्लेस करेंगे तो 8π⁵ kBt टोटल पावर 4/45 h³c³, ये प्रेशर वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड होगी। अगर डिपेंडेंसीज को चेक करें तो प्रेशर वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है, ओनली t⁻4 पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से आपको हेल्महोल्ट्ज एनर्जी पता चल गया, दैट इज -pv, और यहाँ से आप इसको रिलेट करेंगे तो pv वैल्यू -u/3, ये हेल्महोल्ट्ज एनर्जी -u/3। तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी आपको पता चल गया -8π⁵ v kb t⁻4/45 h³c³। अगर आपको हेल्महोल्ट्ज एनर्जी पता है तो आप एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं, -∂A/∂t एट कांस्टेंट एनर्जी, माइनस प्लस 8π⁵ v t⁻4 के रेस्पेक्ट में आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे t⁻4 का तो 4 मल्टीप्लाई मिलेगा तो ये टर्म 32 t⁻3 डिवाइडेड बाई 45 h³c³। तो एंट्रोपी का डिपेंडेंसी आपको वॉल्यूम पे v⁻1 और टेम्परेचर पे t³ आपको कंफर्म होगा। अगर आपको CV फाइंड करना है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इस इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो 32π⁵ p kb⁻4 t³/15 h³c³। एंथैल्पी अगर आपको फाइंड करना है तो U+pv से आप एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं। U पता है, pv आपको टर्म यहाँ पे पता है, Cpv आप फाइंड कर सकते थे ∂H/∂t एट कांस्टेंट प्रेशर, गामा फाइंड कर सकते हैं Cp/Cv। तो थर्मल प्रॉपर्टीज के लिए जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे वो आप यहाँ पे करके फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने फॉर्म बताए हैं वो किसी बुक से आप कंपेयर करेंगे तो ये कोफिशिएंट्स भी करेक्टली मैच कर जाएंगे, बट कोफिशिएंट्स करेक्टली मैच करने आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आप ओनली डिपेंडेंसीज को करेक्टली आप मेमोराइज कर लें। तो जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आप वहाँ पे कंपेयर करें इन कोफिशिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ओनली डिपेंडेंसी से आपकी ऑल प्रॉब्लम्स कंप्लीट करेंगे। अब इसी में आगे सम प्रॉब्लम्स में कंसेप्ट यूज होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन और फ्री एक्सपेंशन, जो स्टार्टिंग में आपको पहले बेसिक डेफिनेशंस में डिस्कस किए हुए हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए आपको ये कंफर्म किया है कि एंट्रोपी पार्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, और एंट्रोपी का एक्सप्रेशन में आपको भी डिपेंडेंसी कंफर्म किया है, वॉल्यूम v⁻1 और t⁻3 के प्रोपोर्शनल है एंट्रोपी, बाकी फैक्टर्स यहाँ पे कांस्टेंट है। तो एंट्रोपी कांस्टेंट होने का मीनिंग क्या है कि अगर कहीं प्रोसेस में ये हिंट किया है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो v t⁻3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कंडीशन आप अप्लाई करें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 3 डायमेंशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर फ्री एक्सपेंशन वर्ड कहीं यूज किया है
फ्री एक्सपेंशन, तो रिकॉल करें फ्री एक्सपेंशन पे आपको हिंट किया था कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के इंटरनल एनर्जी एक्सप्रेशन में वॉल्यूम पावर 1 है और टेम्परेचर पावर 4 है। तो जब फ्री एक्सपेंशन का प्रॉब्लम होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए 3 डायमेंशन में, तो आप VT पावर 4 इज इक्वल टू कांस्टेंट कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये मैंने इसलिए सजेस्ट किया कि दीस टू एक्सप्रेशंस वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड है, बट दोनों में टेम्परेचर का पावर डिफरेंट है। अगर आप ये बाई मिस्टेक प्रॉब्लम तो था फ्री एक्सपेंशन का और T पावर 3 से सॉल्व करने लगे तो रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा। प्रॉब्लम एडियाबैटिक एक्सपेंशन का है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, और ये आप T पावर 4 यूज कर रहे हैं तो फिर से रिजल्ट रॉन्ग आएगा। तो करेक्टली आप अप्लाई करें, इसलिए मैंने दोनों पार्ट एक साथ पहले हिंट कर दिया है। तो अगर 3 डायमेंशन में आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी कर रहे हैं तो ये ऑल रिजल्ट्स मैंने डिस्कस कर दिए। इनमें डिपेंडेंसीज को अगर आप चेक करें तो V T³ नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए है, इंटरनल एनर्जी के लिए V T पावर 4 है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के लिए V T पावर 4 है, प्रेशर के लिए ओनली T पावर 4 है, वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है, स्पेसिफिक हीट V T³ है, एंट्रोपी V T³ है। तो ये डिपेंडेंसीज का आपको आइडिया होना चाहिए 3 डायमेंशन के लिए, जो रिक्वायर्ड होगा आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने ये रिजल्ट्स आपको डिस्कस किए हैं वो 3 डायमेंशन के लिए डिस्कस किए हैं। प्लांक्स एक्सप्रेशन का प्लॉट करते हैं। इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे। इसको प्लॉट करने के लिए आपको ये एक्सप्रेशन डिस्कस किया है, u फंक्शन ऑफ न्यू दैट इज 8 पाई h न्यू क्यूब बाई c क्यूब एक्सपोनेंशियल h न्यू बाई kBT -1। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं इस एक्सप्रेशन में, एक न्यू क्यूब के प्रोपोर्शनल है और एक 1 बाई एक्सपोनेंशियल h न्यू बाई kBT -1। तो 2 डिफरेंट फंक्शन का यहाँ पे प्रोडक्ट। न्यू क्यूब इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल 1 बाई एक्सपोनेंशियल टर्म पे जाएं तो जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म इंक्रीज करेगा, बट इसका रेशियो 1 बाई एक्सपोनेंशियल टर्म डिक्रीज करेगा। तो एक फंक्शन इंक्रीजिंग है और एक फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो स्मॉलर वैल्यूज ऑफ न्यू के लिए अगर आप न्यू टेंड्स टू 0 लिमिट में जाएं तो क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन के फाइनाइट वाली कंडीशन को चेक करने के लिए मैंने एक पॉइंट सजेस्ट किया था, वो यहाँ पे फिर से आपको रिकॉर्ड होगा कि स्लोली और रैपिडली वेरिंग फंक्शन वाले कंसेप्ट से स्मॉल वैल्यूज के लिए स्लोली वेरिंग फंक्शन कंट्रीब्यूट करेगा और हायर वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए रैपिडली वेरिंग फंक्शन कंट्रीब्यूट करेगा। तो न्यू क्यूब यहाँ पे स्लोली वेरिंग फंक्शन है और 1 बाई एक्सपोनेंशियल टर्म रैपिडली वेरिंग फंक्शन है। तो जैसे ही आप न्यू टेंड्स टू 0 लेंगे तो न्यू टेंड्स टू 0 में ये न्यू क्यूब 0 बनेगा। तो ये स्टार्टिंग में न्यू क्यूब वाला प्लॉट करना है, फिर इंटरमीडिएट वैल्यूज के लिए कहीं पे पीक बनेगा और जैसे ही आप फ्रीक्वेंसीज को और हाई वैल्यू के लिए इंक्रीज करेंगे तो पीक के बाद ये एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट हो जाएगा और ये फिर डिक्रीज करेगा और न्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये टेंड्स टू 0 है। तो ये प्लॉट आपको प्लांक्स फंक्शन के लिए, प्लांक्स एक्सप्रेशन के लिए प्लॉट, जहां पे पीक है वो फ्रीक्वेंसी न्यू m से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर आपको 3 एक्सप्रेशंस को यहाँ पे कंपेयर करना हो सेम टेम्परेचर पे तो इसी में एप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके आप रेले जीन्स और वीन्स एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते, फाइंड कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे डिस्कस किए हैं। रेले जीन्स के लिए न्यू स्क्वायर डिपेंडेंसी है और लोअर लिमिट की लोअर फ्रीक्वेंसी साइड ये करेक्ट है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हायर वैल्यूज की तरफ जाएं, फ्रीक्वेंसी की हायर वैल्यूज लेंगे, ये प्लांक्स एक्सप्रेशन से डेविएट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग की वैल्यूज के लिए तो रेले जीन्स फॉर्मूला प्लांक्स से मैच करेगा, बट हायर वैल्यूज के लिए ये अवे हो जाएगा। तो ये रेले जीन्स फॉर्मूला आपको यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया। 3 फंक्शंस को यहाँ पे कंपेयर करा है। ये रेले जीन्स के लिए है, ये प्लांक्स के लिए, और जब हायर फ्रीक्वेंसी साइड लेंगे तो ये हायर वैल्यू पे ये 1 नेगलेक्ट करके हायर फ्रीक्वेंसी साइड बीन्स फॉर्मूला मैच करेगा, बट लोअर फ्रीक्वेंसी साइड ये आप कंपेयर करें तो प्लांक्स फॉर्मूले में ये -1 है। 2 फंक्शंस को आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे कंपेयर करें, एक ये पार्ट को और एक ये पार्ट को, इनमें कौन वैल्यू हायर होगा बोलिए? ये कंपेयर कर सकते हैं। इसका डिनोमिनेटर स्मॉल बनेगा, इसका डिनोमिनेटर इसके रेस्पेक्ट में स्मॉल बनेगा तो रेशियो वैल्यू इसका हायर बनेगा। तो स्मॉल फ्रीक्वेंसी साइड बीन्स फॉर्मूला डेविएट करेगा और हायर फ्रीक्वेंसी साइड बीन्स फॉर्मूला प्लांक्स फॉर्मूले में मर्ज कर जाएगा। वो अप्रोक्सीमेशन लिमिट अप्लाई करके आपको पहले सजेस्ट किए हुए हैं। स्मॉलर फ्रीक्वेंसी साइड रेले जीन्स प्लांक्स फॉर्मूले का रिजल्ट मैच करेगा, हायर फ्रीक्वेंसी साइड ये मोर डेविएशन मिलेगा, हायर फ्रीक्वेंसी साइड प्लांक्स और बीन्स फॉर्मूला मैच करेंगे, लोअर फ्रीक्वेंसी साइड वहां पे डेविएशन है। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैंने आपको ये 3 एक्सप्रेशंस का कंपेरिजन यहाँ पे इस प्लॉट में शो कर दिया। बट इसमें ऑल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, ऑल रेंज ऑफ वेवलेंथ के लिए प्लांक्स फॉर्मूला करेक्ट है। अब प्लांक्स फॉर्मूले को 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे कंपेयर करें। टू डिफरेंट टेम्परेचर ले रहे हैं, सेपरेटली कांस्टेंट है, बट T2 वैल्यू T1 से हायर। ये दोनों ही सेपरेटली कांस्टेंट है, बट 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी कर रहे हैं। एक बार ये मान लीजिए 300 केल्विन पे स्टडी कर रहे हैं, एक बार 400 पे स्टडी कर रहे हैं, दोनों ही सेपरेटली कांस्टेंट। तो प्लांक्स फॉर्मूले को किसी एक टेम्परेचर के लिए आपने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, तो ये सच मैंने प्लॉट कर दिया। ये सपोज T1 के लिए है। जब T2 के लिए प्लॉट करेंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये यहाँ पे अगर आप इंटीग्रल वैल्यू को चेक करें
यू न्यू डी न्यू। यू न्यू डी न्यू ये एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट। ये पॉइंट आपको मोर टाइम सजेस्ट किया है। आप जब इंटीग्रेशन पढ़े होंगे फर्स्ट टाइम तो ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा भी होगा कि ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व। अब यहाँ पे कंपेयर करें कि एरिया फिक्स रहेगा या एरिया वेरिएबल होगा, एरिया इंक्रीज करेगा हायर टेम्परेचर पे या डिक्रीज करेगा। वो आप कंपेयर करें। आपने एनर्जी डेंसिटी फाइंड किया था प्लांस फॉर्मूले में, ये टर्म फाइंड किया। अगर आप इसको इंटीग्रल कर दें ऑल रेंज के लिए, 0 टू इन्फिनिटी, होल एरिया चेक करने के लिए, तो आप कंपेयर करिए। अभी आपने ये एनर्जी की रेंज के लिए इंटीग्रल करके एनर्जी का डिपेंडेंसी फाइंड किया। स्मॉल यू फाइंड करने के लिए आप इसको बी से डिवाइड कर दीजिए। स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी है जो यूवाई भी बनेगा, तो ये ओनली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा और T⁴ के प्रोपोर्शनल है। तो हायर टेम्परेचर पे ये हायर एरिया ऑक्यूपाई करेगा। ये क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. तो T2 के लिए हायर एरिया होगा यहाँ पे, और ये कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो आप प्लॉट करेंगे तो बोथ प्लॉट में पीक का कंपेरिजन भी करती हो जाना चाहिए। दोनों की पीक में डिफरेंस आपको प्लॉट से कंफर्म होना चाहिए। कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अभी बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ मैंने आपको डिस्कस किया था। ये हिंट किया कि फ्रीक्वेंसी अगर आप वेरिएबल ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हायर टेम्परेचर पे जो पीक होगा वो हायर टेम्परेचर साइड शिफ्ट होगा। और न्यू एम रिप्रेजेंट करता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे पीक है। तो ये न्यू M1 है, ये न्यू M2 है। ये प्लॉट T1 के लिए है और ये प्लॉट T2 के लिए है। जब तक आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो हायर टेम्परेचर पे हायर वैल्यू होगी, तो आपकी प्लॉट में आप मिस्टेक कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ऑल थर्मोडायनामिक रिजल्ट्स डिस्कस करके आपको ये सजेस्ट किया। तो ये ऑल रिजल्ट्स जो भी मैंने डिस्कस किए हैं वहाँ पे रेफरेंस लिया है 3 डायमेंशन। अगर आप इसको जनरलाइज करें, कई बार रिजल्ट जनरलाइज डायमेंशन के लिए पूछ लेता है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं डायमेंशन को जनरलाइज कराऊं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन emitted by d-dimensional cavity of volume Vd in thermal equilibrium at absolute temperature capital T। यहाँ पे डिपेंडेंसीज आपको चेक करनी है जो रिजल्ट्स आपने 3 डायमेंशन के लिए फाइंड किए हैं। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन अभी भी Cp होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, फोटॉन्स के लिए। जब आप डी डायमेंशन में डेंसिटी ऑफ स्टेट का डिपेंडेंसी एनर्जी पे चेक करेंगे तो D-1 बनेगा वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में। ये रिजल्ट सभी को रिलेट हो गया? Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डायमेंशन से इंडिपेंडेंट है, ओनली स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए आपको साइंसिंग स्टडीज अप्लाई करता है। तो नंबर ऑफ फोटोन का अगर आपको डिपेंडेंसी चेक करना है तो ये इंटीग्रेशन मैंने आपको हिंट किया कि ऑल टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लिए करेक्ट है, ऑल डायमेंशन के लिए करेक्ट है। सर जैसे ही आप यहाँ पे, हाँ जी सर जी में 2 टाइम्स वाला एक फैक्टर भी नहीं आएगा सर जो होता है? फिर से बोलिए। सर जो 2 टाइम्स वाला फैक्टर आपने सर बताया था इसमें आता है सर, वो कैलकुलेट करते हैं वो जी। तो आप पावर की बात कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन की बात कर सर जी की सर जो आपने GE लिखा है सर, जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स लिखा है उसमें 2 टाइम्स का एक फैक्टर नहीं आएगा 2 से? मैं पूछ रहा हूँ ये मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं या एनर्जी की पावर की बात कर रहे हैं? जी सर इस G के एक्सप्रेशन में 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं या एनर्जी की पावर में बात कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा मैंने तो ये प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर लिखा है, मैंने बाकी एग्जैक्ट रिजल्ट थोड़ी लिखा है। हूं। ओके सर, जो भी फैक्टर आएंगे इन दीस टू डिपेंडेंसीज के अलावा प्रोपोर्शनलिटी साइन के इंक्लूड हो गए। ओके अब सर। यहाँ पे वो न्यू कोई कंसेप्ट थोड़ी है, वो कंसेप्ट तो आपको यहाँ पे ही मैंने डिस्कस कर दिया 2 टाइम फैक्टर आने का।